स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें प्रिज्म है क्या चीज़। देखिए, आपने प्रिज्म क्या नाम देखा होगा, 3D ऑब्जेक्ट है और उसको हाथ में ज़रूर लिया होगा आपने प्रिज्म। अगर नहीं तो मैं उसका एक डायग्राम बनाकर आपको दिखा सकता हूँ कि प्रिज्म कैसा होता है। एक सिंपल प्रिज्म जो आप प्रैक्टिकल में भी यूज़ में लिया जाता है। हम ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म काम में मैं बना रहा हूँ। त्रिभुजाकार प्रिज्म यही हम काम में ले रहे होते हैं। ये कुछ इस तरीके के एक प्रिज्म है, एक 3D ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पर एक त्रिभुजाकार फलक, यहाँ पर भी एक त्रिभुजाकार फलक, और ये फलकें आपस में जुड़ी हुई है इस तरीके से। तो देखिए, ये एक प्रिज्म का है शेप। ये त्रिभुजाकार फलक है यहाँ पर इस तरीके से, ये अंदर जाती है इस तरीके से। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक प्रिज्म की तरह है। प्रिज्म सिर्फ यही नहीं होता, प्रिज्म कई तरह के होते हैं। निर्भर करता है कि ये वाली जो नीचे और ऊपर वाली फलकें कैसी है, और हम इस प्रिज्म के बारे में ही बात करेंगे, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म जो है, इसके अंदर ये कांच जैसा दिखने वाला, और इसके अंदर जब अगर कोई प्रकाश जाता है और जब बाहर निकलता है तो सिर्फ दो फलकें ही काम आएगी, दो ही तो फलकें काम आएगी। एक फलक से अंदर आएगा, एक फलक से बाहर जाएगा। बाकी वाली फलक का यहाँ पर क्या लेना देना, एक प्रकाश किरण के लिए। यूँ तो सारी प्रकाश किरणों का कुछ ना कुछ संबंध है, क्योंकि कोई प्रकाश इस वाली फलक से उस वाली फलक की तरफ जाएगा, कोई प्रकाश इस वाली फलक से उस वाली फलक से निकलेगा। तो उनके लिए ये दोनों अपवर्तक सतह हो गई, और इस वाले के लिए ये वाली और ये वाली अपवर्तक सतह हो गई। कोई इस वाली से जाकर इस वाले के लिए यहाँ तक जाएगा, इसके लिए ये और ये अपवर्तक सतह हो गई। तो एक प्रकाश किरण के लिए दो अपवर्तक सतह ही होती है। ये बात अपन समझ जाना चाहिए अपन को। एक प्रकाश, किसी भी एक प्रकाश किरण के लिए उसके लिए दो अपवर्तक सतह होगी, एक गेट अंदर आने के लिए और एक गेट बाहर जाने के लिए। तो दो अपवर्तक सतह होती है। तो हम दो, वैसे बहुत सी अपवर्तक सतह है, पर एक प्रकाश किरण के लिए तो दो ही होगी ना। एक सतह से आएगी, दूसरी सतह से जाएगी। तो दो अपवर्तक सतह होती है किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर। और वो दो अपवर्तक सतह जो कोण बनाती है, जितने कोण पर झुकी हुई होती है, उसे ही प्रिज्म कोण कहते हैं। अगर मैं कहूँ ये दो अपवर्तक सतह हमारी, ये वाली जो दो अपवर्तक सतह, ये वाली एक सतह, ये देखिए यहाँ पर कौन कौन सी सतह, एक ये वाली, एक ये त्रिभुजाकार, दो, एक इधर वाली और एक इधर वाली, और एक आपके सामने देखो आयताकार दिख रही है। वैसे 5 सतह आपको दिख रही। अब मैं कहता हूँ ये दो जो है सतह, वो इस तरीके से, ये वाली जो दो सतह है वो अगर मैं कहूँ अपवर्तक सतह है, तो उन दोनों के बीच में जो बना कोण है, इन दोनों अपवर्तक सतहों के बीच में बना कोण है, उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ए दो अपवर्तक सतह और उन दोनों के मध्य जो बना कोण, वो प्रिज्म कोण कहलाता है। और अगर हम बात करें ये दोनों सतहों, तो हम जो है, अगर हमें ढंग से अध्ययन करना, क्योंकि देखो कोई प्रकाश किरण जैसे आई, इस तरीके से आई, अगर ये प्रिज्म हुआ तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश किरण आई है, इस तरीके से प्रकाश किरण आई। अगर हम इधर से देख रहे हैं दूर से, तो हमारे लिए तो प्रकाश किरण ऐसे आई, इस तरीके से चली गई, क्योंकि यहाँ से गुजरने के बाद प्रकाश किरण यूँ गई, ऐसे मुड़ी, फिर वापस ऐसे मुड़ी। इसका हमें यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता ऐसे कुछ हुआ भी है। हमें तो सिर्फ ऐसे लगेगा दूर से कि एक सीधी प्रकाश किरण गई है। अगर आपको देखना है कि प्रकाश किरण जो है इस ऐसे चलती हुई ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे चल के फिर ऐसे हुई, अगर आपको ऐसे ढंग से देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक जो है, जो मैंने ये लाइन बनाई है, यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन कट कर दीजिए, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कट कर दीजिए, है ना। ये यहाँ से कट कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ से कट कर देंगे इसको, और फिर देखने का ट्राई करेंगे। अब कट कर देंगे, है ना, जिसे प्रिंसिपल सेक्शन भी बोलते हैं, है ना। ऐसा एक प्रिंसिपल सेक्शन मिल जाएगा। अब जो ये प्रिंसिपल सेक्शन कट हुआ, यहाँ से पूरी एक स्ट्रिप कट कर देंगे इस तरीके से। इस पूरी एक स्ट्रिप यहाँ से यूँ करके कट कर देंगे। एक स्ट्रिप मिली, एक त्रिभुज मिला मेरे को ऐसा, ठीक है। अब उस त्रिभुज को मैं सामने रख दूंगा। अब उस त्रिभुज को जो आपने इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रिप कट की, एक त्रिभुज की स्लाइस कट की, आप कह सकते हैं एकदम से, जिसके अंदर ये प्रकाश किरण है, वो स्लाइस कट की और यहाँ पर लाके रख दिया उसको। देखिए,
अब हम इससे और इस तरीके से कट हुई थी, है ना, इसके अंदर कुछ प्रकाश किरण मुड़ रही थी इसमें, अब उसको ऐसे कर दिया। अब ढंग से मालूम पड़ रहा है कि प्रकाश किरण कैसे मुड़ेगी, क्योंकि अब आपने इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अब मालूम पड़ेगा प्रकाश किरण मुड़ी है इस तरीके से रखने पर। पहले हमें कुछ मालूम नहीं चल पा रहा था प्रकाश किरण कैसे आई है, कैसे मुड़ना हुआ उसका। ओके, तो ये हम अब जब भी हम बनाएंगे तो ये प्रिंसिपल सेक्शन ही बनाएंगे, ठीक है। इस प्रिंसिपल सेक्शन के अलावा ये अब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम ये तो समझ गए प्रिज्म क्या है। अब हम ये समझेंगे प्रिज्म को पढ़ा क्यों जा रहा है यहाँ पर प्रिज्म का पढ़ने का क्या काम। तो प्रिज्म बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पर दो काम हैं ऐसे जो प्रिज्म करता है, दो घटनाएं ऐसी है जो प्रिज्म के थ्रू होती है। पहली घटना है विचलन। प्रिज्म जो है प्रकाश किरण को विचलित कर देता है अपने पथ से। अब आप कहेंगे विचलित तो बार बार मतलब हर बार कर रहा है, जैसे नॉर्मल अपवर्तन है, एक समतल सतह है उससे भी विचलन हो रहा है ना। ये इस तरीके से विचलन नहीं करता। देखिए हमने अभी तक जो अपवर्तन पढ़ा है वो कैसे कैसे पढ़ा है, जैसे एक समतल सतह पर अपवर्तन पढ़ा है। ये अपवर्तन कुछ दूसरे टाइप का है। आपने अभी तक समतल सतह पर अपवर्तन पढ़ा, जैसे इसमें से प्रकाश किरण आई, जैसे ये इस तरीके से प्रकाश किरण इसमें एंटर की, फिर इसका क्या होगा, तो समतल सतह पर जो है अपन ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है। उसके बाद में हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था एक आयताकार कांच के गुटके पर। आयताकार कांच का गुटका था इस तरीके से, उसमें अपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है। इसका इससे बहुत अच्छा संबंध है। तो आयताकार कांच के गुटके में विशेषता क्या है, इसके अंदर ये जो दो सतह जहां से अपवर्तन हो रहा था, ये दोनों सतह आपस में समांतर है। आप देख सकते हैं ये दोनों सतह आपस में क्या है, समांतर। जब आयताकार गुटके की बात हुई उसमें जब अपवर्तन हो रहा है तो जिन दोनों सतहों से अपवर्तन हो रहा है ये अपवर्तक सतह है, ये आपस में समांतर है क्योंकि आयताकार कांच का गुटका है। ओके, इसमें भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। फिर हमने ये ऊपर वाला नहीं, अब इसमें ऐसे जैसे ये काटा ऐसे, तो इसको ऐसे कट किया। अब ये क्या बन गया, वक्राकार सतह। हमने इसमें भी अपवर्तन पढ़ा है ना, लेंस वगैरह, ये वक्राकार सतह का अभी यही चल रहा था। वक्राकार सतह में अपवर्तन पढ़ा, इसके बारे में पढ़ लिया। अब जो ये वाला है तो इसके अंदर पहले देखो सतह कैसी है। जैसे इसमें अपवर्तन हो रहा है तो आप देखा ये भी सतह प्लेन है, समतल सतह है, ये वाली भी सतह समतल है। बट ये नया इसलिए है क्योंकि समतल सतह पर हमने पहले भी अपवर्तन पढ़ा है। जैसे आयताकार कांच के गुटके के लिए हमने पहले भी अपवर्तन पढ़ा है, परंतु इस केस में जो समतल सतहें थी जिनसे अपवर्तन हो रहा था वो आपस में समांतर थी। परंतु इस बार देखिए वो सतह समांतर नहीं है, वो जो दो सतह है जिनसे अपवर्तन हो रहा है वो एक दूसरे पे झुकी हुई है किसी न किसी कोण पर। आप देख सकते हैं ये दो सतह थी, ये क्या नाम है, समतल सतह। ये दोनों सतह इस बार किसी कोण पर झुकी हुई है और इस केस में वो आपस में समांतर थी। तो देखिए इस केस में क्या हुआ था, आप याद कीजिए। इस केस के अंदर जब वो प्रकाश किरणें जो अपवर्तित हो गई थी, फाइनली जो निर्गत किरण थी उसके अंदर वो जो निर्गत किरण आपतित किरण के दिशा में ही थी। कहने का मतलब ये देखो, आपतित किरण की दिशा उसमें क्या हुआ था, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से निकल गई थी, ठीक। और जबकि इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी, ये दोनों के अंदर इसमें पार्श्विक विस्थापन हुआ था। मतलब ये अपनी दिशा इन्होंने नहीं बदली। यहां पर उत्तर है तो ये उत्तर ही होगा, दिशा नहीं बदली इसने, यहां पर सिर्फ पार्श्विक विस्थापन हुआ। मतलब यूं ना जाकर, एक्चुअल में यूं जाना था। अगर प्रकाश ये जो ग्लास स्लैब कांच का आयताकार गुटका आ गया तो ये इधर ने जाकर इधर से चली गई, बस दिशा वही है। तो विचलन कोण इसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि विचलित किसी कोण पर विचलित नहीं हुई है, उसी के समांतर विचलित हुई है। यहां से न जाकर यहां से चली गई। इस केस में हुआ था ऐसा। अब ये और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दो समांतर है और ये दो सतह अब किसी कोण पर है। मतलब इसी को मान लीजिए ऐसे काट दिया गया, इसी को ऐसे काट दिया गया, ये अब जो मिलेगा अब एक अलग तरह का अपवर्तन होगा। ये जब ऐसे काट दिया तब जो प्रकाश किरण इस तरीके से इसमें आएगी तो कुछ ऐसे नहीं जाएगी पार्श्व विस्थापन करके, वो किसी न किसी कोण पर विचलित हो जाएगी। मतलब इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, अब यहां से नहीं जाकर यूं जाएगी। तो इसे पार्श्व विस्थापन नहीं बोलते, इसे विचलित होना बोलते हैं। इस तरह से नहीं जाकर इस तरह से चली गई, दिशा ही बदल दी इन्होंने।
ये होता है प्रिज्म के अंदर। पहला कौन सी चीज होती है? विचलन, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, विचलन देखेंगे इसके अंदर। और क्या देखेंगे इसके अंदर? दूसरा देखेंगे विक्षेपण। जब आएगा तब हम बात करेंगे, जब पहले विचलन हो जाए फिर विक्षेपण की भी बात करेंगे, जिसमें वो कलर्स निकाल देता है, अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, वो भी प्रिज्म के कारण ही होता है। और क्यों, कैसे दिखाई देते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो ये है रीज़न पढ़ने का हमारे यहाँ पर। और क्यों ये दूसरों से भिन्न है ना? पहले समतल सतह पर, फिर समतल सतह, परंतु दोनों अपवर्ती सतह समांतर एक दूसरे के, फिर वक्राकार, फिर वो दोनों समतल सतह जो है वो एक दूसरे पर झुकी हुई है ए कोण पर, प्रिज्म कोण पर। हम इसकी बात अब कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिज्म के लिए। सबसे पहले हमने जो टॉपिक लगाया है विचलन, डेविएशन, उसको पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं विचलन, डेविएशन। ओके, तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं प्रिज्म। ये देखिए आपके सामने एक प्रिज्म का वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन है। हम सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन ही देखेंगे। और एक प्रकाश किरण हम यहाँ पर लेके आते हैं, देखते हैं उसके साथ यहाँ पर क्या होगा। एक प्रकाश किरण इस तरीके से इस पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपतित हो रही है प्रकाश किरण। अब अपवर्तन कैसे होगा? यहाँ पर बाहर हवा है, ये एक कांच जैसा माध्यम, सघन माध्यम, ये आ रहा है विरल से सघन माध्यम में। तो फिर क्या होगा? अपवर्तन होगा, मुड़ेगी, परंतु पहले अभिलंब बना लेवे। तो देखिए यहाँ पर सतह कुछ इस तरीके से है, ये सतह है, तो इसका अभिलंब कुछ ऐसा होगा। तो अभिलंब कुछ ऐसा बनाते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब बन गया। इस तरीके से आपतन कोण, ये वाला कोण जिसको मैं क्या बोलता हूं, आई, आपतन कोण आई है। अब आप देखिए ये कोई एक कांच है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू अपवर्तनांक वाला प्रिज्म। अब ये विरल, ये सघन, बाहर हवा से आई है कांच के अंदर या फिर प्रिज्म के अंदर, तो ये अभिलंब से अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। देखिए ये जो बेचारी किरण है ये यूं जाने वाली थी, इस तरीके से उनको जाने का उसका रास्ता था। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो ये पक्का ऐसे जाती, परंतु ये बीच में आ गया प्रिज्म, तो अब इस वजह से इसका मुड़ना हो रहा है। तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन मैंने पहले ही बना दी कि ये यूं जाने वाली थी। अगर कुछ नहीं होता बीच में ये प्रिज्म वगैरह, तो ये ऐसे चली जाती। अब जो है एक प्रकाश किरण जो यहाँ पर देखिए यूं जा रही थी, ऐसे घूमेगी तो अभिलंब से दूर हटना बोलते हैं, विरल से सघन तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। ये कुछ इस तरीके से ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई, ठीक है। अब अपवर्तन कोण, ये वाला कोण जिसको मैं आर बोलता हूं, अपवर्तन कोण, सही बात है, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पर फिर से आप देखेंगे, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से फिर से क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है।
तो यहाँ पर अभिलंब बनेगा, देखें अभिलंब बनाना पड़ेगा, ऐसे का अभिलंब कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाला जो कोण है वो इस वाले अपवर्तक सतह के लिए, इस वाले अपवर्तन के लिए आपतन कोण हुआ। अभी इसका नाम दे देंगे, पहले रुकते हैं। अब इसको पहले बाहर भेजते हैं। ये यूं जाने वाली थी, अब ये जा रही है सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में जा रही है इस तरीके से, ये इस तरीके से जाने वाली थी सघन से विरल में। अब ये या तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, तो सघन से विरल अभिलंब से दूर हटनेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो उस तरफ ऊपर जाना तो अभिलंब की तरफ, नीचे आएगी तो अभिलंब से दूर हटना, समझते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से प्रकाश किरण निकल गई, ठीक है। ये लास्ट में निर्गत किरण आप जिसे कह सकते हैं। ये वाला जो कोण है वो निर्गत कोण जिसे कह सकते हैं। इस पूरे के लिए निर्गत कोण नहीं तो इस वाले अपवर्तन के लिए तो इसे अपवर्तन कोण कहेंगे भाई, ठीक है। अब क्योंकि ये I और R पहले दे चुके थे, इसको I R नहीं दे, इसको मैं I1 ले लेता हूँ, I1 ये R1। अब आपको लगेगा इसको देना चाहिए I2 आपतन कोण है, नहीं मैं इसको R2 देता हूँ। अब आप कहेंगे सर ये तो आपतन कोण है, R क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ भाई जरूरी थोड़ी ना है कि R आपतन कोण नहीं हो सकता। मैंने कह दिया R2 R रखा है, बस सिर्फ लिखा R है, परंतु अभी भी इसको आपतन कोण ही कहते हैं ना, मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ इसका। अब दिमाग में आता रखा क्यों फिर, I अच्छा ही है, इसलिए रखा ताकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें अपन को वैल्यू थोड़ी सी यूँ R, जब आप फॉर्मूला लास्ट में देखेंगे तो R के अंदर ठीक रहता है हमारा फॉर्मूला, इसके अंदर सही आता है। तो इसलिए हम इसको R के अंदर, हमारा फॉर्मूला लास्ट में कन्वीनियंट के लिए या फिर कन्वीनियंस कह सकते हैं, सुविधा के लिए हम इसको रखते हैं। बाकी ऐसी कोई वजह नहीं है इसको R2 रखने की, आप लिख सकते हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए हमने I2 लिखा है तो वो क्या है, और वैसे फॉर्मूले का फॉर्म भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। वैसे लास्ट फॉर्मूले की बात करें, जो भी हमारे पास फॉर्मूले आएंगे उसमें न R रहेगा, न R1 रहेगा, न R2 रहेगा, तो वो दिक्कत की बात आएगी नहीं, ठीक है। तो कुछ भी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। तो मैंने इसको R2 रख दिया। है क्या आपतन कोण, दूसरी वाली अपवर्तक सतह के लिए ये क्या हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो ये R रख दिया, इसलिए फिर हमने I रख दिया I2, ठीक है, ये मानो है। अब जो है I1 I2 क्या चीज़ है पहले मैं एक बार लिख देता हूं। और प्रिज्म कोण कहीं दिखाया ही नहीं है हमने, तो ये रहा देखिए प्रिज्म कोण, ये प्रिज्म कोण ए, प्रिज्म कोण ए, ठीक। अब ये सारा कोण क्या क्या है हमें यहाँ पर वैल्यू रख देनी है सबकी। सबसे पहले ए क्या है, प्रिज्म कोण। I1 क्या है, आपतन कोण। I2 क्या है, निर्गत कोण। अगर इस पूरे के लिए बात करें तो इसको निर्गत कोण कहेंगे। बात ये पहले भी अपन देख चुके हैं, है ना, निर्गत कोण। R2 नहीं, पहले R1 प्रथम अपवर्तक सतह के लिए आपतन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण, और R2 द्वितीय अपवर्तक सतह के लिए आपतन कोण। कौन क्या है इसके लिए हमने डिटेल में बात कर ली है। ठीक, हाँ, अब हमें एक डेरिवेशन की तरफ बढ़ना है। उससे पहले हमें यह देखना है
कि प्रिज्म ने विचलन कैसे किया, कितना किया, ये कैसे पता चलेगा? विचलन कोण के बारे में हमने बात अभी की नहीं है। तो देखिए प्रिज्म ने कैसे विचलन किया, कितना विचलन किया, तो उसके लिए आप तो देखें कि वास्तव में वो कहाँ जाने वाली थी प्रकाश किरण, और प्रिज्म के आने की वजह से वो अब लास्ट में कैसे जा रही है। तो उन दोनों प्रकाश किरण या फिर उन दोनों दिशाओं को आप देखिए, कौन कौन सी दिशा जो वास्तविक उसकी दिशा थी, जिस दिशा में उसको वो जाने वाली थी, और कौन सी दिशा लास्ट में वो जिस दिशा में इस प्रिज्म के कारण चली गई है, उन दो दिशाओं के बीच में जो कोण होगा, तभी तो पता चले रास्ते में कितना भटका हुआ, असल में जा कौन से रही थी, अब वहां उससे कितने कोण पर मुड़ के अब क्या कहाँ जा रही है। तो एक तो वास्तव में कहाँ जा रही थी वो देखिए, वो दिशा देखिए, और अब कहाँ जा रही है, प्रिज्म के कारण कहाँ जा रही है वो दिशा देखिए। इन दोनों को दिशाओं को देखेंगे तब आपको विचलन कोण मिलेगा। इन दोनों दिशाओं के बीच में जो कोण है वो विचलन कोण है। तो पहली दिशा वास्तविक दिशा ये रही, और अब जो जा रही है उसकी दिशा ये रही, तो इनके मध्य जो कोण है वो कुछ इस तरीके से, आगे तो ये दोनों कभी कोण बनाएंगे नहीं, ठीक भाई, ये ऐसे जा रही थी, इसके आने की वजह से ये अब फाइनली ऐसे नहीं जाकर ये यूं जा रही है। तो कितना कोण बना रही है दोनों के दोनों, ठीक है, ये कोण है डेल्टा, जिसे हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं, ठीक है, ये प्रिज्म कोण डेल्टा, प्रिज्म कोण क्या, विचलन कोण, डेल्टा क्या है, विचलन कोण, ठीक है। इसके बारे में बात करनी थी, यही रह गया था, बाकी हमने सारी बात कर ली है। अब कुछ नंबर नेमिंग कर देते हैं जहाँ पर अपन को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये है, इसको मैं दे देता हूँ P, इसको दे देता हूँ मैं इस पॉइंट को जहाँ पर अपवर्तन हुआ है इसको Q, ये वाला जो पॉइंट है वो है R, ये वाला जो पॉइंट है वो है S, ये वाला जो पॉइंट है वो है T, ये देखिए PQRST, है ना। अब मैं सबसे पहले आप जो है इस चतुर्भुज को देखिए, PQRS चतुर्भुज, तो चतुर्भुज PQRS में देखिएगा आप, चतुर्भुज PQRS, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो PQRS ये जो चतुर्भुज है, इनके चारों कोणों को लिखिए, कोण A प्लस दूसरा ये वाला जो कोण है, ये कोण PQR कोण, ये जो कोण है ये वाला है देखिए, और ये किसका बना हुआ है, सतह का अभिलंब के साथ बना हुआ, सतह अभिलंब सतह के साथ 90 डिग्री पर होती है, तो ये तो कोण 90 का है, ठीक है, प्लस 90 प्लस ये वाला कोण नहीं पता तो लिख दीजिए इसका नाम QRS, एंगल QRS, प्लस ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण, ये सतह का फिर से अभिलंब के साथ बना कोण जो कि कितना होता है, फिर से 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब जो है ये 90 और 90 180, 180 उधर गए, 360 में से गए माइनस 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब आप देखिए त्रिभुज QRS, त्रिभुज QRS में, त्रिभुज QRS में देखें अगर हम, तो इसके अंदर जो है QRS इसमें तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो तीनों कोण कौन से, एक तो R1 प्लस एक दूसरा R2 प्लस तीसरा कोण देखिए यही वापस एंगल QRS ही है, QRS ही है। इन तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से आप क्या कह सकते हैं, कंपेयर करो 180 डिग्री 180 डिग्री, QRS ये और ये आपस में इक्वल होंगे। नहीं तो मान रखो एक दूसरे के अंदर, मान रखिए QRS को गायब करिए तो आपको क्या मिलेगा, ये एक की जगह कौन बैठा है यहाँ पर, भाई इसकी जगह ये बैठा है, इसकी जगह ये है, तो ए की जगह यहाँ पर कौन है, तो ए बराबर किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 3, ए प्रिज्म कोण R1 प्लस R2 के बराबर है।
समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करें, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसकी जगह पे कौन है, ये आपस में बराबर, ये और ये दोनों बराबर। ओके ठीक, समीकरण 1 और 2 से ये मिल गया। अब आप त्रिभुज देखिए, ऊपर वाला त्रिभुज TQS, त्रिभुज TQS में, ऊपर वाला TQS में। अभी इस TQS त्रिभुज के अंदर मैं बहिष कोण की प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, त्रिभुज के बहिष कोण का नियम। बहिष कोण का नियम यह कहता है त्रिभुज का जो भी बहिष कोण होता है वो अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको दिख गया होगा इस त्रिभुज का बहिष कोण कौन सा है। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया और दूसरी भुजा के साथ बना कोण, ये डेल्टा ही इसका बहिष कोण है। तो डेल्टा किसके बराबर होगा इसमें, तो डेल्टा बराबर होगा ये वाला कोण जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, एक इस कोण और इस कोण के योग के बराबर। बट इन दोनों का मान हमें नहीं मालूम, इन दोनों का मान नहीं पता हमें, तो इन दोनों का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप खुद देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये और ये कोण कैसे हुए, शीर्षाभिमुख कोण हुए, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख। ये I1 है तो ये भी I1, तो ये पूरा I1 है, उसमें से ये R1 कम कर दीजिए तो बाकी बचा हुआ यही है, तो I1 में से R1 माइनस कर दीजिए, I1 माइनस R1, ओके I1 माइनस R। इस वाले कोण का नाम सेम हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे प्रतिच्छेद करती है, ये I2 है, I2। ओके अब लिख दिया, ये I2 है तो ये पूरा का पूरा I2, I2 में से R2 चला गया तो ये क्या बचा फिर, I2 माइनस R2। तो इस वाले कोण का जो मान है वो I2 माइनस R2 है आपके। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इसको थोड़ा ढंग से बड़ा करके लिख देता हूं मैं, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। तो आगे दोनों भाई अंतराभिमुख अंतः कोण आ गए हमारे पास। तो अब देखिए ये वाला डेल्टा जो कोण है, कोण डेल्टा जो है वो बराबर होगा त्रिभुज के अंदर बहिष कोण की प्रॉपर्टी, डेल्टा बहिष कोण जो है बराबर होंगे इन दोनों कोणों के योग के बराबर, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इस तरीके से आप देख सकते हैं I1 माइनस R1, I2 माइनस R2, ठीक है। अब इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, बहिष कोण का प्रॉपर्टी, बहिष कोण दोनों अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर। अब इनको थोड़ा सा ढंग से लिख दीजिए, I1 प्लस I2 कर दें पास पास, और R1 R2 में R दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस, तो क्या बचा अंदर R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखें आप डेल्टा बराबर I1 प्लस I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं समीकरण नंबर 3 से A, ठीक है, A लिख सकते हैं हम इससे। और अब आप A को इधर ले आइए तो डेल्टा प्लस A इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यही वो डेरिवेशन है जिसको हमें करना था, हमने इसको प्रूव कर लिया, यही डेरिवेशन निकालना था। मतलब इससे क्या सिद्ध हुआ कि विचलन कोण और प्रिज्म कोण का योग जो है आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है, यही सिद्ध करना था पहले डेरिवेशन के अंदर। तो आप कह सकते हैं अच्छे से कि निर्गत कोण प्लस विचलन कोण, निर्गत कोण उस तरफ है, निर्गत पहले लिख देते हैं विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण बराबर होता है आपतन कोण प्लस ये कौन सा है, निर्गत कोण। इन दोनों के योग के बराबर होता है ये दोनों का योग, ठीक है। ये अपना एक डेरिवेशन था जो हमने इसमें पूरा कर लिया है डेविएशन से रिलेटेड। तो आप कह सकते हैं डेल्टा के अंदर एक फॉर्मूला आ गया जो प्रिज्म कोण और I1 I2 के बीच में संबंध को भी दर्शाता है।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रिज्म से रिलेटेड और बातें करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।